चलो बेटा, आप सभी लोगों को व्हाइट स्क्रीन दिख गई होगी, है ना, जिसमें एक तरफ या दो तरफ मैं दिख रहा हूँ। चलो बेटा ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जब मुझे जब मुझे महसूस होगा कि मुझे आप मुझे आप मुझे देख पाए तो मैं अपनी वीडियो ऑन कर लूंगा। आप अभी मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ना दो दो जगह वीडियो दिखाई दे रही है। चलो अच्छा ठीक है, मैं वीडियो ऑन ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, अब जरा समझते हैं चीजों को। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोगों को लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टार्ट करना था। बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इस पर बेस्ड मैं आपको असाइनमेंट भी दे चुका हूँ। आई होप आपने असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। उसमें वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन यूनिट्स, और डाइल्यूशन, और उसमें आपका मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, सबके सवाल थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, एक बैच में शायद थोड़ा बहुत हल्का सा हो भी चुका है एक एग्जांपल, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है बेटा। मैं आपको पूरा पूरा समय दूंगा कि आप आसानी से कॉपी कर लें चीजों को। आप पहले ध्यान से चीजों को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, ताकि आप चीजों को नोट कर पाए। और बाई चांस मान लो किसी की कोई चीज छूट भी जाती है, तो मान लो बाई चांस किसी की कोई चीज छूट भी जाती है, तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपलोड कर दी जाएगी और आपको तुरंत मिल जाएगी कुछ देर बाद। तो आप वहां पर जाकर उसमें से वो पार्ट नोट कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको वीडियो ना देखनी पड़े, आप अभी सब कुछ नोट कर ले, लेकिन रेफरेंस के लिए हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं, केवल आपको समझने पे ध्यान देना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इधर देखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे अपनी फेवरेट रिएक्शन है, वही वही उठा लेते हैं। 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, काम करता हूँ। ठीक। अब देखो जरा ध्यान समझो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं इसके 10 मोल लूंगा तो इसके 5 मोल की जरूरत पड़ती है, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके 10 मोल बनेंगे। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं, ठीक है। अब इसको जरा लिखने का तरीका मैं चेंज करूंगा। क्या तरीका चेंज कर रहा हूँ? ये तरीका मैं ये लेके आ रहा हूँ, ध्यान सुनना। कि टाइम t = 0। टाइम t = 0 बेटा कौन सा टाइम होता है? टाइम t = 0 वो टाइम है जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रही है। जस्ट स्टार्ट मतलब इनिशियल टाइम। तो अगर मैं कहूं कि इनिशियली मेरे पास H2 10 मोल है, लिखने की जरूरत नहीं है मोल, लेकिन चलो फिर भी लिख दे रहा हूँ, 10 मोल है। और अगर मुझे रिएक्शन कंप्लीट करानी है तो O2 कितना लेना पड़ेगा? 5 मोल लेना पड़ेगा। 10 5, और ये क्या होगा? 0। लेकिन टाइम t = t पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 10 मोल बन जाएगा। इसको हम लोग अभी तक कैसे पढ़ते थे? हम इसको ऐसे पढ़ते थे कि अगर H2 के 10 मोल हैं, तो H2 के 10 मोल को कंज्यूम कराने के लिए आपको O2 के 5 मोल की आवश्यकता पड़ेगी। और जब ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के साथ बेटा, तो आपके पास जो H2O है वो 10 मोल बन जाएगा। ये मैं एक ही लाइन में लिख देता था, अगर आपको याद आ रहा हो। वो मैं, देखो सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि जब रिएक्शन खत्म होगी तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों होंगे। यार ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट तो बेटा खत्म ही हो जाएगा ना। रिएक्टेंट तो यूज ही हम इसलिए कर रहे हैं वो खत्म हो, और वो खत्म हो तो प्रोडक्ट बने। सिंपल सी बात है। जब तक रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बन कैसे सकता है? ठीक है। तो ज्यादा बेटर तरीका ऊपर वाला है, ज्यादा बेटर तरीका इसका लिखने का ऊपर वाला है। ये तरीका ज्यादा बेटर है कि हमने टाइम t = 0 पे 10 मोल लिया, O2 के 5 मोल लिए, तो ये 0 होगा। लेकिन जब रिएक्शन खत्म होगी तो वो 10 मोल बन जाएगा वाटर। चलो एक 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 आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगर मैं H2 के 15 मोल ले रहा हूं और कंप्लीट रिएक्शन के लिए O2 कितने मोल लेने पड़ेंगे, 7.5 मोल लेने पड़ेंगे, तब रुकेंगे। अगर ये टाइम t इक्वल टू 0 पर है तब ये 0 बना होगा, लेकिन टाइम t इक्वल टू t पर अगर इसके 15 मोल लिए, 7.5 लिए, तो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे कंप्लीटली। कैसे रिएक्ट करेंगे भाई, H2 और O2 में अगर आप देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का 2 है और O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इनमें रेशियो 2:1 है। तो अगर H2 जितना भी होगा उसका आधा O2 का कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो अगर H2 के आपने 15 मोल लिए हैं तो O2 के आपको 7.5 लेने ही होंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और H2O 15 बन जाएगा। इसको अब तक हम लोग ऐसे बोलते थे कि अगर इसके 15 लिए हैं तो 7.5 लेने होंगे। अब रुको, मैं पॉज ले रहा हूँ। अगर H2 के 15 लिए हैं, O2 के 7.5 देने पड़ेंगे, और जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तब H2O के जो मोल आपको रिसीव होंगे वो 15 होंगे। ये बातें हम कर चुके हैं, ठीक है ना, ये बातें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार नोट करें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ना चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। क्या बदलेंगी चीजें, कैसे बदलेंगी, जरा मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोडक्शन दिखाई देती रहे, और कलर में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चलो, अब मैंने क्या किया, टाइम t इक्वल टू 0 पर, जरा समझना बात को, ये बात तो यहाँ खत्म हो गई, ठीक है, ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब अगली बात आ रही है, रिएक्शन अभी मेरी वही चल रही है। टाइम t इक्वल टू 0 पर मैंने H2 के 10 मोल लिए, ठीक है, 10 मोल लिए। काम करते हैं, H2 के मैंने कितने मोल लिए, 10 मोल लिए, ध्यान समझना बेटा। और O2 भी मैं 10 मोल ले रहा हूं। अब आप कहेंगे सर 10 मोल के लिए तो 10 मोल को, अगर मुझे H2 के 10 मोल कंप्लीटली कंज्यूम कराने हैं तो मुझे O2 के 5 मोल लेने चाहिए। हाँ, लेने तो चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा मन है मैं 10 मोल ले रहा हूँ टाइम t इक्वल टू 0 पर। और H2O कितना रहेगा, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है तो वाटर तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो वाटर रहेगा 0। अब देखो, जब ये रिएक्शन होगी तो अब देखो कैसे कैलकुलेशन चलेगी। टाइम t इक्वल टू t, जब ये रिएक्शन खत्म होगी, अब जरा समझना, पेन कॉपी छोड़ के मेरी आवाज पर ध्यान लगाना बस, ठीक है, ध्यान सुनो। भाई H2 और O2 में 2:1 का रेशियो है, तो अगर H2 आप 10 मोल ले रहे हो तो O2 के 5 ही मोल तो कंज्यूम होंगे, सही बात है। तो H2 के तो 10 के 10 कंज्यूम हो गए, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 माइनस 10, ये रहा H2। और O2 के कितने कंज्यूम होंगे, 5। क्यों, क्योंकि H2 अगर 10 मोल यूज हो रहा है तो O2 तो उसके रेफरेंस में 5 ही मोल चाहिए होता है ना, पर आपने ले कितना लिया है, आपने 10 मोल ले लिया है, तो इसमें से 5 कंज्यूम हो जाएगा। चलो ठीक है, अब जरा मुझे बताना H2O कितना बनता है। H2O बनता है H2 जितना या फिर O2 का दुगना, है ना, क्योंकि H2O और H2 में 2:2 का रिलेशन है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर, H2 और H2O में 2:2 का रिलेशन है, यानी 1:1 का रिलेशन है। और O2 और H2O में 1:2 का रिलेशन है। तो H2O का जो मेजरमेंट है वो आप H2 के रेफरेंस में भी कर सकते हैं, O2 के रेफरेंस में भी कर सकते हैं। अब देखो H2 पूरा 10 मोल कंज्यूम हो रहा है तो H2O भी 10 मोल बनेगा। अगर O2 के हिसाब से देखा जाए तो O2 5 ही मोल कंज्यूम हो रहा है, तो H2O उसका दुगना बनेगा तो भी 10 मोल बनेगा, यानी हर हालत में 10 मोल ही बनेगा। तो फाइनली टाइम t इक्वल टू t पर ये बचेगा 0, ये बचेगा 5 और ये बनेगा 10। ये रहेगा मेरे पास फाइनल कॉम्पोजिशन। यानी अब देखो क्या हो रहा है, देखो इससे पहले तक दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते थे, ध्यान से देखो, ये भी 0 बचा, ये भी 0 बचा, ये भी 0 बचा, ये भी 0 बचा, पर अब नहीं हो रहा है। एक तो कंज्यूम हो रहा है पर एक 5 बच रहा है, यानी
यहाँ पर फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा भाई, H2 तो बचेगा 0 मोल, ध्यान से सुनना। O2 बचेगा 5 मोल, O2 अनरिएक्टेड बच जाएगा, 5 मोल अनरिएक्टेड, सुनना जरा ध्यान से, अनरिएक्टेड है ये। और जो आपका H2O आएगा वो 10 मोल फॉर्मेशन होगा इसका, ये फॉर्म्ड होगा, फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, अब तक दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाते थे, अब तक के सवालों में, अब तक की बातचीत में, अब तक जो हमने पढ़ा, क्योंकि हम लेते इस तरीके से थे कि दोनों बराबर प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर जाएं। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, मैंने O2 को ज्यादा लिया, तो O2 ज्यादा लोगे तो बच जाएगा, तो O2 5 मोल आपका बच गया। तो जरा सुनेंगे ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनेंगे कि जब ऐसी स्थिति हो, कैसी स्थिति, कि जितने भी रिएक्टेंट हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग ना हो, कम ज्यादा हो, तो ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है बेटा, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर इस केस में H2 मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है मेरा, H2, ठीक है। और जो रिएक्टेंट बच जाता है उसे एक्सिस रिएक्टेंट बोलते हैं। यहां पर मेरा कौन एक्सिस रिएक्टेंट है, O2, यही होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। मैं एक बार फिर समझाऊंगा, लेकिन आप इसको पहले नोट करें, फिर समझाता हूं मैं आपको एक बार, नोट करो पहले इसको बेटा। आई होप बेटा आपने नोट कर लिया होगा, मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से देखो। इस बार मैंने क्या किया, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन, इस बार मैंने क्या किया, H2 और O2, देखो फिर से समझो, फिर समझो। अब तक हम क्या करते थे, H2 10 मोल लिया, तो क्योंकि H2 और O2 में, अब देखो यहाँ पर मैं ये भी लिख लेता हूँ कि H2 और O2 में कितना रिलेशन है, H2 और O2 में 2:1 का रिलेशन है ना, 2H2 और 1O2। तो अब तक अगर आप H2 10 लेते थे तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए आपको O2 5 लेना पड़ता था, मैंने कहा नहीं ले रहा मैं 5, मैं तो O2 10 का 10 लूंगा। मैंने इस बार देखो H2 भी 10 लिया और O2 भी 10 लिया, ले लिया 10, क्या फर्क पड़ा। लेकिन अगर H2 10 मोल रिएक्ट करेगा तो 10 मोल H2 के लिए 5 ही मोल O2 चाहिए, चाहे आप 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 मोल H2 लिया है तो उसके लिए केवल 5 मोल ही O2 चाहिए, 5 मोल अपना कंज्यूम हो गया O2, जब 10 में से 5 गया, 5 आपका बच गया, यहाँ पर H2 पूरा कंज्यूम हो गया। और H2O आप दोनों के रेफरेंस में चेक कर सकते हो, H2 के रेफरेंस में भी और O2 के रेफरेंस में भी, क्योंकि जितना H2 कंज्यूम होगा उतना ही H2O बनेगा, क्योंकि इसमें 1:1 का रेशियो है। तो कितना H2 कंज्यूम हो रहा है, 10 का 10 मोल कंज्यूम हो जा रहा है, तो H2O आपका 10 मोल बन जाएगा। O2 आपका 5 मोल ही कंज्यूम हो रहा है, तो O2 और H2O में 1:2 का रिलेशन है, तो अगर वो 5 मोल कंज्यूम होगा तो H2 आपका 10 मोल बन जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप कि H2 आपका 0 बचा, O2 आपका 5 बचा और H2O आपका 10 मोल बन गया है। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्टेंट बच जाता है उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। ये एक बात रही। अब इस पर हम लोग बेटा प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें मैं आपको आज काफी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, आपको मैं टाइम भी दूंगा, तो आप भी निकालेंगे और उसको फिर क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। मैं इसी रिएक्शन को दोबारा उठा लेता हूँ, दोबारा ये रिएक्शन उठाता हूँ।
2H2 plus O2 gives 2H2O. टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम t इक्वल 0 पर मैं काम करता हूँ। अब की बारी मैं इसको 15 मोल ले लेता हूँ। 15 मोल, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है नहीं? 15 मोल लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ 20 मोल। तो ये टाइम t इक्वल 0 पर ये क्या होगा? 0 होगा। अब आओ, अब चेक करते हैं टाइम t इक्वल टू t पर। अब देखो जरा, ठीक, अगर H2 और O2 को ध्यान से देखें तो H2 और O2 का 2:1 का रिलेशन है। तो अगर H2 के 15 मोल खर्च होंगे तो O2 के कितने मोल खर्च होंगे? 15 के आधे 7.5, 7.5 मोल। तो ऑब्वियस सी बात है, H2 के पूरे 15 के 15 चले जाएंगे। देखो एक बार मैं और लिख लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा। लेकिन O2 के कितने कंज्यूम होंगे? 20 थे, 7.5 कंज्यूम होंगे। H2O कितना बनेगा? अब ये डिपेंड करेगा कि H2O आप किस चश्मे से देख रहे हो। आप हाइड्रोजन के चश्मे से देख रहे हो या ऑक्सीजन के चश्मे से देख रहे हो। अगर आप हाइड्रोजन के चश्मे से देखोगे तो आपको पता है कि H2 और H2O में 1:1 का रिलेशन है। तो जितना H2 कंज्यूम होगा उतना ही H2O बनेगा। H2 क्योंकि यहाँ पर 15 था और 15 का 15 कंज्यूम हो गया है, तो H2O भी 15 मोल ही बनेगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के चश्मे से देखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 7.5 कंज्यूम हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर 7.5 कंज्यूम हो रहा है तो वाटर उसका दुगना बनेगा, तो वो भी 15 ही आंसर आएगा। तो फाइनली टी इज इक्वल टू टी पर अगर आप देखें तो H2 0 होगा। O2 अभी आप देखेंगे तो ये 7.5 चला गया, तो ये 13.5 नहीं 12.5 बच जाएगा। ये 12.5 हो गया और ये आपका 15 हो गया। 12 7 19 और 1 सही बात है। तो यहाँ पर फिर से अगर आप देखेंगे तो आपका जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या फिर देखेंगे आप जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है यहाँ, वो आपका H2 है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होते हैं जो बेटा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं। कोई इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन बस यही है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। खत्म बात, ठीक है ना? द रिएक्टेंट which completely reacts in a reaction is called limiting reactant। तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं आईपीएससी के द्वारा बनाई हुई इसकी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट H2 है तो ये 0 मोल ही बचेगा क्योंकि ये तो खत्म ही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं एक्सेस रिएक्टेंट की बात करूँ तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन रहेगा मेरा? वो O2 रहेगा। वो कितना बच जाएगा? वो 12.5 मोल बच जाएगा। और अगर मैं H2O की बात करूँ तो H2O तो बन ही गया। तो H2O कितना बन गया? H2O 15 मोल बन गया। नोट करेंगे हम लोग। चलिए बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। एक दो कॉम्पोजिशन और लेता हूँ, फिर आप करिए इसको। ठीक, रिएक्शन भी अभी हम चेंज करेंगे। पहले इस रिएक्शन को एडजस्ट कर लें, फिर और रिएक्शन हम चेंज करेंगे। जैसे मैं फिर से रिएक्शन उठा रहा हूँ। एक मिनट। 2H2 plus O2 gives 2H2। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ। T इक्वल टू 0 पर ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं 30 मोल और इसको लेते हैं 10 मोल। 30 मोल 10 मोल और ये रहेगा 0। 30 मोल 10 मोल और ये रहेगा 0। अब आओ, अब देखते हैं। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। पहले मैं वापस ले जाता हूँ। वापस देखो, वापस इधर देखो पहले एक बार। 10 10 था, यहाँ क्या था? यहाँ 15 20 था। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से। अब ये है 30 10। अब देखो जरा, अब अगर H2 आपने 30 लिया है तो जरा सोचो, H2 अगर पूरा का पूरा 30 कंज्यूम कराना है तो O2 कितना लेना पड़ेगा? 15। क्यों? क्योंकि H2 और O2 में 2:1 का रेशियो है। तो अगर आपको H2 कंज्यूम कराना है पूरा का पूरा 30, तो O2 आपको लेना पड़ेगा 15।
पर क्या O2 15 है? O2 तो 10 है। हाँ, अब जरा समझेंगे बात को, बहुत ध्यान समझना है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर H2 आपको पूरा 30 मोल कंज्यूम कराना है, तो इसके लिए आपके पास O2 होना चाहिए था 15, लेकिन O2 मेरे पास 10 है। तो H2 से कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रही। तो अब मैं O2 से कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, अभी तक क्या था, इन सब केसेस में क्या था, ध्यान से जरा देखेंगे बेटा, इन सब केसेस में क्या था कि H2 10 था, O2 10 था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, H2 10 था, O2 10 था, तो H2 10 जाएगा तो O2 5 जाएगा, कैलकुलेशन बैठ गई। इधर आ जाओ, H2 15 था, O2 20 था, H2 15 जाएगा तो O2 कितना जाएगा? 7.5, तो कैलकुलेशन बैठ गई थी। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रही H2 के हिसाब से। तो हम O2 से बात करेंगे। अब O2 से देखो मैं कैसे चेक करता हूँ कि अगर O2 को पूरा 10 मोल कंज्यूम कराना है तो H2 कितने चाहिए होगा? 20 मोल, क्योंकि O2 और H2 में 2:1 का रिलेशन है। मतलब अगर मैं O2 के हिसाब से बोल रहा हूँ तो O2 अगर 1 होगा तो H2 कितना होगा? 2। तो O2 अगर 10 मोल पूरा कंज्यूम कराना है तो H2 होना चाहिए था 20, पर ये तो 30 है। तो यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो जरा, यानी एच O2 यहाँ पर पूरा कंज्यूम कर जाएगा, और ये कितना कंज्यूम करेगा? 20। हाँ या ना? अब H2 कितना बनेगा भाई? O2 का 2 टाइम बनता है H2O, तो O2 10 कंज्यूम कर गया, तो ये क्या बनेगा? 20 बनेगा। तो यानी फाइनली आप देखेंगे T इक्वल टू टी पर, तो ये बचेगा 10, ये होगा 0, ये होगा 20। अब यहाँ पर लिमिटिंग कौन हो गया? अब यहाँ पर लिमिटिंग O2 हो गया। अब यहाँ पर लिमिटिंग कौन हो गया? O2। तो मेरा यहाँ पर जो लिमिटिंग है वो मेरा यहाँ पर O2 लिमिटिंग है, और एक्सिस कौन है मेरा? यहाँ पर एक्सिस मेरा H2 है। तो लिमिटिंग O2 है, तो ये तो 0 मोल बचेगा, और H2 कितने मोल बचेगा? 10 मोल बचेगा। और यहाँ पर जो वाटर फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा? 20 मोल। देखो मैं आपको कंपैरिजन कराने के लिए ना मैं काम करता हूँ, पिछला वाला सवाल यही उठा लेता हूँ। ठीक है, देखो ये वाला सवाल ना यही उठा लेता हूँ मैं बगल में, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए। बेटा मेरा बस एक ही मकसद है कि आप समझ लें। ठीक है ना? टाइम T इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको उठाकर ये कर लेता हूँ। ठीक। तो हमने क्या लिया था? मैंने ये लेता हूँ 15-20। ठीक है, मैंने ये लिया 15 मोल, ये लिया था 20 मोल। ये आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये पुराने एग्जाम्पल मैं उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको कॉपी नहीं करना है, ध्यान समझना। देखो फिर से समझो, दोबारा समझते हैं, और मैं ये वाला एग्जाम्पल फिर दोबारा समझाऊंगा। अभी इसको समझो। भाई H2 अगर 15 मोल लिया है तो O2 के 7.5 मोल होने चाहिए थे, ये कैलकुलेशन फिट बैठ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी H2 के हिसाब से ही कैलकुलेशन हो रही है। तो H2 15 से 15 का 0, क्योंकि H2 15 रेट करेगा तो O2 कितना करेगा? 7.5। तो 20 में 7.5 का कितना बचा? 12.5। और ये 15 रेट किया तो ये भी क्या बन जाएगा? 15। लेकिन जब इस सवाल में आते हैं, हम इस वाले सवाल में टिक कर रहा हूँ, इस वाले सवाल में आते हैं, तो यहाँ पर H2 के रेफरेंस में कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रही है ना, क्योंकि H2 अगर पूरा 30 जाएगा तो O2 इसके लिए 15 होना चाहिए था मेरे भाई, पर O2 15 नहीं है, O2 10 है। तो हम ये कैलकुलेशन अब O2 के साथ करेंगे। अब O2 के साथ कैसे करेंगे? तो भाई अगर O2 10 जाना, अगर O2 को पूरा 10 का 10 कंज्यूम करना है तो उसके लिए H2 से 20 चाहिए। H2 तो ज्यादा है मेरे पास, तो H अब फिर ये कैलकुलेशन O2 के साथ चलेगी, यानी लिमिटिंग यहाँ पर O2 हो गया। तो कैलकुलेशन जिसके हिसाब से होती है वो अंत में 0 बचता है, तो उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आएगी? आप एक बार ना धैर्य पूर्वक इसको समझो, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, शांति से इसको देखो, और उसके बाद फिर मैं आप ही सवाल करवाता हूँ अभी।
चलिए बेटा अगला एग्जांपल करते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल मैं करता हूँ, यही रिएक्शन में सेम ही ले रहा हूँ, अब ये आपको करके दिखाना है और आपको कैसे मुझे आंसर बताना है मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। चलिए लाइए कलर ग्रीन ग्रीन कर लेता हूँ, देखो जरा ध्यान से। 2H2 plus O2 gives 2H2 टाइम t इक्वल टू 0 पर मैंने कहा कि मैंने ये लिया 50 मोल, ये मैंने लिया 20 मोल और H2O तो 0 होगा। तो आपको टाइम t इक्वल टू टी पर बताना है कि H2 कितना होगा, O2 कितना होगा और H2O कितना होगा। आप कैलकुलेट करिए, मैं कमेंट बॉक्स अभी खोल रहा हूँ और उसमें चुपचाप केवल नंबर लिख देने हैं आपको और नंबर इस ऑर्डर में लिखने हैं कि H2 कितना, O2 कितना और H2O कितना। ठीक है, मैं अभी कमेंट बॉक्स खोल रहा हूँ, फालतू के कमेंट मत कीजिएगा नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। चुपचाप जिसको आंसर जो भी लगता है वो कमेंट बॉक्स में भी ओपन कर रहा हूँ, तो उसमें आप अपने अपने आंसर लिख दीजिए। मैं 2 4 5 लोग आंसर चेक कर लेता हूँ तो मुझे भी लग जाएगा कि हाँ समझ में चीजें आ रही हैं पहले आप इसको नोट करो, 50, 20 और 0। ठीक, कमेंट करिए, बताइए मुझे। एक मिनट चैट देख रहा हूँ मैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, एक मिनट, बहुत बढ़िया। 10-0-4 बोल रहे हैं, 10-0-40, 30-0-50, 10-0-40, 10-0-40, 10-0-40, 10-0-40, H2 10। ठीक है, 10-0-40, 10-0-40, 40-20-40, 10-0-40, 10-0-40, 10-0-40, 10-0-40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं 10-0-40 और बहुत अच्छे से लिख रहे हैं आप लोग यार, वेरी गुड। ये से दिखता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं। H2O2 बहुत किसी ने प्रॉपर लिखा है कि H2 10 मोल, O2 0 मोल और H2O 40 मोल। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ओके ओके, बस 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 कीजिए, बस कीजिए। ठीक है, मुझे समझ में आ गया चलिए मैं कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने, वेरी गुड। मतलब आप लोग समझ गए हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं बैठा हूँ या मैं समझा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से समझो बेटा, कोई बात नहीं, इधर देखो। देखते हैं, हम दोबारा देखते हैं। देखो, अब जरा पहले हम क्या करें, हम H2O के रेफरेंस में कैलकुलेशन चेक करते हैं। अगर H2O के 50 मोल आपको कंज्यूम कराने हैं तो उसके लिए O2 के 25 मोल होने चाहिए थे, क्योंकि H2 और O2 का जो रिश्ता है वो 2:1 का है। लेकिन O2 तो 25 मोल नहीं है, यानी ये कैलकुलेशन हमारी फिट नहीं बैठ रही। तो कोई बात नहीं, हम O2 के रेफरेंस में कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर मैं O2 के रेफरेंस में कैलकुलेशन करता हूं तो जरा सुनिए ध्यान से। O2 के अगर मुझे 20 मोल कंज्यूम कराने हैं तो इसके लिए H2 के 40 होने चाहिए थे, पर ये क्या, ये तो 50 है। ये तो 50 है, 10 ज्यादा ही है ना। तो O2 के रेफरेंस में कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगी, यानी O2 पूरा का पूरा 20 कंज्यूम हो जाएगा, तो O2 बचेगा 0 और H2 कंज्यूम होगा 40, 20 नहीं, क्योंकि H2 हमेशा O2 का 2 टाइम्स कंज्यूम होता है। तो चलो एक काम करता हूं, मैं इतनी जल्दी नहीं करता हूं, मैं आराम से लिखता हूं उसको। तो ये जाएगा 20-20 और ये जाएगा 50-40। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है भैया, क्योंकि O2 तो पूरा 20 जाएगा और H2 जाएगा 40। बढ़िया बात है। अब जरा देखो H2O, हमें देखना है कि H2O कितना बनेगा। तो वही वाली बात है कि H2O को आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं।
अगर आप O2 के नजरिए से देखना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा, ये पता ही है, ये दिख ही रहा है कि O2 और H2 के बीच में 1:2 का रिलेशन है। तो अगर O2 पूरा का पूरा 20 कंज्यूम होगा तो H2 आपका 40 बनेगा। आप अगर इसको H2 के रेफरेंस में देखना चाहते हैं तो H2 जितना कंज्यूम होगा H2 उतना ही बनेगा, और H2 40 ही कंज्यूम हो रहा है। तो हर स्थिति में आप देखेंगे तो H2 आपके पास 40 मोल ही आएगा। तो फाइनली जो मेरे पास कॉम्पोजिशन आया वो ये आया कि H2 बचेगा 10, O2 बचेगा 0 और H2O बनेगा 40। तो मैं यही लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर H2 मेरा लिमिटिंग है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। देखो वैल्यू लिमिटिंग रिएक्टेंट की, सॉरी सॉरी, H2 लिमिटिंग नहीं है, O2 लिमिटिंग है। H2 तो मेरा बच गया ना, तो H2 तो मेरा एक्सेस है, सॉरी, H2 मेरा क्या है, एक्सेस है, और O2 क्या है मेरा, O2 लिमिटिंग है। ठीक है ना, जनरली हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया। अब आओ, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, हमें ऐसे नहीं हो पाएगा कार्यक्रम ना, ऐसे नहीं होगा भाई, ये इसमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आइए और एक सवाल देता हूँ। अब इस रिएक्शन पर लास्ट सवाल है, उसके बाद हम लोग अगली रिएक्शन उठाते हैं। और भी तो देखे ना, बहुत सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो बन सकते हैं ना। 2H2 plus O2 gives 2H2O। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये है 25 मोल, और ये है, ये काम करते हैं तो और आसान अगर मैं कर दूं तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये 30 मोल ले लेता हूँ इसको मैं, और इसको ले लेता हूँ मैं 20 मोल, और ये 0 है। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या कमेंट बॉक्स खोलूं, मैं खुद ही कर देता हूँ। चलिए आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में आप कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं खोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अगली इलेक्शन के लिए खोलूंगा। अभी आप तुरंत कर लो अपना। आई होप आपने कर लिया होगा बेटा। टाइम t इक्वल टू टी पर, अब देखो पहले, सबसे पहले H2 दिख रहा है, मैं तो हम H2 के रेफरेंस में देख लेते हैं कैलकुलेशन। अगर H2 30 कंज्यूम होगा तो O2 कितना कंज्यूम होना चाहिए, H2 का आधा यानी 15। ये कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 30 पूरा चला जाएगा तो 15 बचेगा। अब O2 के रेफरेंस में कैलकुलेशन नहीं हो पाती, क्योंकि अगर O2 को आपको पूरा कंज्यूम कराना है तो 20 कंज्यूम होगा, उसके लिए H2 आपको चाहिए था 40 पर है 30, लेकिन H2 के फेवर में रिएक्शन हो रही है, मतलब H2 के हिसाब से कैलकुलेशन आसान है। तो H2 पूरा कंज्यूम हो गया, ये 30 जाएगा तो ये 15 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, और ये 30 गया तो ये क्या बन गया, 30। तो 0.5 थी, तो ये यहाँ पर हमारा लिमिटिंग हो गया, ये क्या हो गया, लिमिटिंग, और ये क्या हो गया, हमारा एक्सेस हो गया, ये एक्सेस है। वैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आइडेंटिफाई करने को आता है, जब भी आएगा, अगर आएगा तो, लेकिन ऐसा ऐसा कोई सवाल नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट ना आगे काफी रिएक्शंस की कैलकुलेशन में यूज होता है बेटा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा रिएक्शन बदलते हैं, बहुत हो गई एक ही रिएक्शन, बहुत हो गई, कुछ और रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अगली रिएक्शन हम लेते हैं, अपनी हेवर्स प्रोसेस ले लेते हैं, काफी आसान सी रिएक्शन है। N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया, ये ले लिया हमने। अब टाइम t इक्वल टू 0 पर, जरा ध्यान समझना, मैंने ये 3 मोल लिया, ये भी 3 मोल लिया, ये 0 है, तो टाइम t इक्वल टू t पर बताना है। 3 3 0 लिया है मैंने, 3 3 0। अब मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे आंसर दीजिए। दीजिए आंसर। कुछ लोग कह रहे हैं 202, 202, 203, 204, 096। ओ माय गॉड, ये कौन है भाई, 102। दक्ष कह रहा है 0 1.53 ना। हम्म, यहाँ पर तो मिक्स आंसर आ रहे हैं भाई।
चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों ने आंसर दिया। आंसर 202 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे 202 है। चलिए इधर देखिए। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेस करके दिखाओ जरा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आई एम ऑडिबल? हैंड रेस करो, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब देखो इसको कैसे करेंगे। 3 3 0। अब जरा ध्यान देना, मैं बता देता हूँ। देखो N2 और H2 में 1:3 का रिलेशन है। N2 और H2 में 1:3 का रिलेशन है। तो N2 जितना कंज्यूम होगा H2 3 टाइम कंज्यूम होगा, है ना? अगर N2 3 मोल कंज्यूम होना है तो इसके लिए H2 के 9 मोल चाहिए होंगे। अरे हाँ या ना? अगर N2 को पूरा 3 मोल कंज्यूम होना है तो H2 को 9 मोल चाहिए होंगे, तो यानी ये कैलकुलेशन N2 के हिसाब से नहीं सही बैठेगी। अब हम आते हैं H2 के हिसाब से। अब देखो, H2 और N2 में 3:1 का रेशियो है, तो अगर H2 का पूरा 3 मोल कंज्यूम होना है, पूरा 3 मोल, अगर H2 का पूरा 3 मोल कंज्यूम होना है तो N2 का 1 मोल चाहिए होगा, तो ये कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगी। तो H2 के पूरे 3 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, तो ये 3 - 3 बचेगा। और यहाँ कितने कंज्यूम होंगे? 3 - 1। ठीक है ना? और यहाँ कितने बनेंगे? अब देखो, तो सिंपल सी बात है, आप इसको N2 के हिसाब से देखोगे तो N2 कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 1। तो अमोनिया के 2 बनेंगे, तो ये 2 आ गया। ठीक है ना? अगर आप इसको H2 के हिसाब से देखना चाहते हो तो H2 के हिसाब से रेशियो थोड़ा सा वैसा आता है। देखो H2 और अमोनिया में अगर आप रेशियो देखें, ध्यान से देखना, H2 और अमोनिया में अगर आप रेशियो देखेंगे तो वो 3:2 का रेशियो है ना? समझो जरा बात को, समझना बात को, मैं इसको बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, तो मैं फिर से बताता हूँ ये बात। मैं हर पॉसिबल चीज कई बार रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोग कुछ कुछ बोलना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या बात करना चाह रहे हैं। यहाँ इधर देखो पहले इसको। ठीक है, फिर समझो। टाइम T = T। फिर समझो, ध्यान से देखो। एक मिनट। हाँ देखते हैं। ये तो मैं समझ में आ गया कि H2 के हिसाब से कैल्कुलेशन चलेगी। तो H2 अगर 3 मोल जाएगा तो ये 3 - 3 हो गया। तो N2 इसका 1/3 जाएगा, और 3 का 1/3 कितना हुआ? 1। तो 3 - 1। तो 3 - 1 एंड 3 - 3। अब जरा ध्यान से देखो। ठीक, अब देखो, अमोनिया की कैलकुलेशन करनी है। तो अमोनिया की कैलकुलेशन अगर आप H2 के हिसाब से करोगे तो भाई H2 अगर 3 मोल जाता है तो अमोनिया 2 मोल बनेगा, क्योंकि इसमें रिलेशन 3:2 का है। तो यहाँ तो चलो चीज समझ में आ रही है कि 3:2 का है, तो ये 3 गया तो ये 2 बन जाएगा। और अगर नाइट्रोजन के रेफरेंस में कैलकुलेशन करनी है तो नाइट्रोजन 1 जाएगा तो अमोनिया 2 बनेगा, तो यहाँ से 1 गया तो 2 बन ही रहा है। तो चलो यहाँ पर तो चीजें थोड़ा सा आसान सी हैं। तो ये बन जाएगा, बच जाएगा 2, ये बचेगा 0, और अमोनिया बन जाएगा 2। फाइनल ये आ जाएगा 202। ठीक है, तो H2 क्या है? H2 क्या है? यहाँ पर लिमिटिंग हो गया, और N2 क्या हो गया? यहाँ पर N2 यहाँ पर एक्सेस हो गया। ठीक है, वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो H2 और अमोनिया के बीच में 3:2 का रिलेशन है। मतलब अगर H2 का 1 मोल जाएगा तो अमोनिया के 2/3 बनेंगे, अगर रेशियो अगर आपको समझ में आता हो तो, है ना? H2 के जितने मोल जाएंगे अमोनिया के 2/3 बनेंगे, तो ये 3 गए तो 3 का 2/3 कितना हुआ? 2। ठीक है ना? चलो, कोई नहीं, आप N2 और अमोनिया के हिसाब से देख लो। N2 और अमोनिया में तो 1:2 का ही रिलेशन है ना। N2 और अमोनिया में, यहाँ देखो, N2 और अमोनिया में तो 1:2 का ही रिलेशन है। तो अगर N2 बन जाएगा तो अमोनिया तो 2 बनना ही है, तो ऐसे देख लो आप। चलो मैं और इसमें प्रैक्टिस कराता हूँ। अगला सवाल देखो। ठीक, अगला सवाल देखो।
टाइम t इक्वल टू 0 पर मैंने ये लिया 5 और H2 लिया मैंने 20। 5 और 20 और ये रहा मेरा 0। अब t इक्वल टू टी पर आप कर लीजिए, 5 20 0। जीरो पाँच, 5 0 5 10, 0 5 10, 0 5 10, 0 5 10, 0 5 10, 0 5 10। काफी लोग लिख रहे हैं 0 5 10, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 0 5 5 भी लिख रहे हैं। चलो ठीक ठीक, ओके ओके। काफी लोगों ने आंसर दिया 0 5 10। ठीक है। चलो इधर देखो, 5 20 0। ठीक। चलो बेटा, आगे बढ़ता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करो जरा। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो हाँ, तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। अब जरा ध्यान से देखना। अगर हम T इक्वल टू डी पर देखते हैं तो अब जरा देखो, अगर N2 के 5 मोल हैं, N2 के 5 मोल हैं तो अमोनिया के, सॉरी, N2 के 5 मोल हैं तो H2 के कितने मोल जाएंगे? 15 मोल जाएंगे, है ना। अब ये कैल्कुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी कि N2 के 5 चले गए तो ये 0 बचे। अब H2 के 15 जाएंगे तो 20 में से 15 गया तो कितने बचेंगे? 5। और N2 और अमोनिया में 1:2 का रिलेशन है, तो ये 5 जाएंगे तो ये 10 बनेंगे। तो 0 5 10 आंसर आएगा। जहां पर आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या होगा, ये लिमिटिंग होगा। क्या होगा? ये लिमिटिंग होगा। N2 क्या होगा? लिमिटिंग होगा। ठीक है।
नोट करो उसको, जब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब आगे मैं ही करता हूँ, ठीक है। कुछ लोग चैट बॉक्स में गंदगी फैला रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब अगर मैं अगली रिएक्शन उठाऊं तो 2Al प्लस 3Cl2, 2Al प्लस 3Cl2 gives 2AlCl3, 2Al प्लस 3Cl2 gives 2AlCl3। ठीक, अब जरा देखना ध्यान से, टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर समझ लो टाइम t इक्वल टू 0 पर ये 1 है, ये 3 है और ये है 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये 1 है, ये 3 है, 0। तो टाइम t इक्वल टू t पर आप बताइए, अपने पास कर लीजिए। मैं ही आंसर लिखूंगा आपको। 50 सेकंड दे रहा हूँ, आप उसमें करिए, फिर मैं आंसर उसके बोलता हूँ। मैं चैट बॉक्स ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। करिए अपने। ठीक, आई होप आपने किया होगा। चलो मैं समझाता हूँ इसको, ध्यान से देखें। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में 2:3 का रिलेशन है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में 2:3 का रिलेशन है, यानी 1:1.5 का रिलेशन हो गया। 1:1.5 का रिलेशन हो गया, यानी एल्यूमिनियम अगर एक जाएगा तो Cl2 1.5 जाएगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर बात फिट बैठ रही है। अगर एल्यूमिनियम एक जाएगा तो Cl2 कितना जाएगा 1.5, तो एल्यूमिनियम एक है तो एक चला गया, 0 बचा। अब Cl2 कितना जाएगा 1.5, तो ये कितना बचेगा 3 माइनस 1.5, ठीक है ना। अब जरा देखो, जितना एल्यूमिनियम कंज्यूम होगा उतना ही AlCl3 बनेगा, क्योंकि इसमें 2:2 का रिलेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम और AlCl3 में 2:2 का, या मैं कहूँ कि 1:1 का रिलेशन है। तो एल्यूमिनियम जितना कंज्यूम होगा AlCl3 उतना ही बनेगा। तो एल्यूमिनियम अगर 1 कंज्यूम हुआ है तो AlCl3 भी 1 बनेगा। तो यानी T इक्वल टू टी पर फाइनली ये 0 होगा, ये 1.5 होगा, ये आपका 1 होगा। ये आपका आंसर आना चाहिए। क्रॉस चेक करें। तो यहाँ पर लिमिटिंग कौन हुआ, यहाँ पर लिमिटिंग एल्यूमिनियम हो गया, और Cl2 क्या हो गया, एक्सेस हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। अभी मैं इसी में फिर से दे रहा हूँ सवाल। 2Al प्लस 3Cl2 gives 2AlCl3। अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर मेरे पास ये 10 था और ये 20 था और ये 0 था, तो टाइम t इक्वल टू टी पे कितना होगा। 10 सेकंड दे रहा हूँ, अपने अपना करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, आओ देखते हैं। एल्यूमिनियम और क्लोरीन में 1:1.5 का रेशियो है। तो अगर ये 10 जाएगा तो ये कितना जाना चाहिए 15, क्योंकि 10 का 1.5 कितना होता है 15। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 10 का 10 चला जाएगा एल्यूमिनियम, ये बचेगा 0। Cl2 कितना जाएगा 15, तो 20 में से कितना गया 15, और जितना एल्यूमिनियम जाएगा उतना ही क्या बनेगा AlCl3, तो ये कितना बन जाएगा 10। तो ये कितना बचा, ये बचा 0, यहाँ से बचा ये 5 और ये 10। तो ये आंसर आ जाएगा। लिमिटिंग एक्सेस बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है कि लिमिटिंग ये होगा और ये क्या होगा एक्सेस होगा। ये लिमिटिंग होगा और ये एक्सेस होगा, ठीक है।
नोट करो बेटा। ठीक। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। तो जिसको पढ़ना है वो तो बेटा पढ़ेगा ही, बाकी के लोग तो टाइम ही पास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 2 AlCl3 टी इज इक्वल टू 0 पर मान लो ये 15 है और ये भी 15 है, ठीक है, और ये 0 है। अब आप करके देखो, फिर मैं खुद ही आंसर लिखता हूँ। चलिए आइए बेटा देखते हैं। अगर एल्यूमिनियम आपका 15 है, तो Cl2 को कि 1:1.5 का रेशियो है, तो 15 का 1.5 टाइम्स कितना होगा, 22.5, है ना। तो वो तो Cl2 तो केवल 15 ही है। Cl2 तो क्या है, केवल 15 ही है ना। तो ये रिएक्शन एल्यूमिनियम के रेफरेंस में नहीं हो पाएगी। फिर समझो, क्योंकि आप इधर देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम और Cl2 के बीच में जो रेशियो है वो 2:3 है या 1:1.5। यानी एल्यूमिनियम के जितने मोल कंज्यूम होंगे Cl2 के उसके 1.5 टाइम्स होंगे। तो अगर एल्यूमिनियम के आप 15 मोल कंज्यूम करना चाहते हो, तो उसके लिए Cl2 के कितने मोल होने चाहिए थे, 1.5 टाइम्स। यानी 15 का 1.5 कितना होता है, 15 इंटू 1.5, आप देखेंगे 22.5। पर Cl2 तो 15 है, 22.5 तो नहीं है। तो ये रिएक्शन Al के रेफरेंस में मत करो, आप Cl2 के लिए देखो। अगर Cl2 के 3 मोल कंज्यूम होते हैं, जरा समझना बात को, देखो मैं यहाँ पर एक और तरीका आपको बताता हूँ, इधर देखो। अगर Cl2 के 3 मोल कंज्यूम होते हैं, तो एल्यूमिनियम के 2 ही मोल कंज्यूम होंगे ना, क्योंकि रिएक्शन 3:2 का है। तो आप इसको इसको तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ देखो साइड में देखो कि अगर 3 मोल Cl2 है, तो उसके लिए आपको 2 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो मैं इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे देख सकते हैं आप, कि अगर मेरे पास 3 मोल Cl2 है, तो उसके लिए मेरे को 2 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो 1 मोल Cl2 के लिए मेरे पास 2/3 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो अगर मेरे पास 15 मोल Cl2 है, तो मुझे 2/3 × 15, यानी ये कितना कटा, ये आ गया 10 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। अगर आप रेशियो से नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो ऐसे कर लीजिए। अगर मान लो किसी को रेशियो करने में दिक्कत है, तो आप ऐसे कर लो कि 3 मोल Cl2 के लिए 2 मोल एल्यूमिनियम चाहिए, तो 1 मोल Cl2 के 2/3 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो 15 मोल Cl2 के लिए आपको 2/3 × 15 यानी 10 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। पर एल्यूमिनियम रियलिटी में हमारे पास है कितना, 15। तो ये रिएक्शन यहाँ से हो जाएगी। तो Cl2 तो पूरा 15 में से 15 माइनस हो जाएगा, ये तो बचेगा 0। और ये कितना जाएगा, 15 में से 10, तो ये कितना बचेगा, 5। तो ये 5, ये 0। अब AlCl3 निकालना है। तो भाई देखो, फिर AlCl3 में अगर आप Cl2 के रेफरेंस में निकालोगे, तो फिर वही कठिन रेशियो है, 3:2, है ना, ये टफ रेशियो है। तो लेकिन आप देखो कि एल्यूमिनियम और AlCl3 के बीच में 2:2 का रेशियो है, यानी 1:1 का रेशियो है। तो आप अगर देखेंगे, जितना एल्यूमिनियम कंज्यूम होगा उतना AlCl3 बनेगा। कितना एल्यूमिनियम कंज्यूम हो रहा है, 10, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। तो फाइनली ये 5 मोल बचेगा, ये 0 मोल, और AlCl3 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 10 मोल, ये आ जाएगा। 5, 0, 10, नोट करो जरा इसको।
चलो बेटा आगे चलता हूँ। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं कोई मतलब एक आर्टिफिशियल एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लो मेरे पास है 2a प्लस 4b गिव्स 3c प्लस 4d। 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b गिव्स 3c प्लस 4d। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि टाइम t इक्वल टू 0 पर आप ऐसे समझिए कि ये मान लो मेरे पास 5 था, ये मेरे पास 6 मोल है, ये 0 है, 0 है। तो टाइम t इक्वल टू टी पर कौन क्या होगा ये बताओ। आप करो 1 मिनट में, मैं फिर आप आंसर को चेक करता हूँ। अब बेटा देखते हैं। अब देखो पहले ए और बी में हम देख लेते हैं कि ए और बी में, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ कि ए और बी में कितने का रेशियो है, 2:4 का, यानी 1:2 का रेशियो है। यानी ए जितना कंज्यूम होगा बी उसका 2 टाइम्स कंज्यूम होगा। तो चलो आप देखते हैं। अगर मैं ए के रेफरेंस में इस कैलकुलेशन को करना चाहूँ तो ए अगर 5 मोल कंज्यूम होगा तो बी कितना कंज्यूम होगा, 10 मोल। लेकिन क्या बी 10 मोल है? नहीं, बी तो केवल 6 ही मोल है। यानी ए के रेफरेंस में कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। अब आइए बी के रेफरेंस में कैलकुलेशन करते हैं। तो बी और ए में रेशियो क्या है, 2:1। यानी बी जितना कंज्यूम होगा ए उसका आधा कंज्यूम होगा। ठीक है भाई, समझ में आता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि बी कंज्यूम होता है 6 मोल, तो ए को कंज्यूम होना पड़ेगा 3 मोल, है ना। क्योंकि बी और ए में 2:1 का रेशियो है। तो बी के अगर पूरे के 6 चले जाते हैं तो ये बचता है 0। और ए कितना जाएगा, ए जाएगा बी का आधा, यानी 6 का आधा, यानी 3, 5 - 3। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आओ, अब सी देखो। अब देखो, अगर सी को बी के हिसाब से देखोगे तो रेशियो टफ है, 4:3 कर हो तो इसमें भी जाएगा, लेकिन ये रेशियो टफ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक हिसाब से देखता हूँ। देखो क्योंकि ए और, यार ए और सी में भी रेशियो थोड़ा टफ सा ही है, सही बात है। बी और सी में भी 4:3 है, ए और सी में भी 2:3 है। पर ए और सी में अगर 2:3 है तो जरा एक बात देखो, ए और सी में अगर 2:3 है तो यानी 1:1.5 है ये, 1:1.5। यानी ए जितना कंज्यूम होगा सी उसका 1.5 टाइम बनेगा। और ए कंज्यूम कितना हो रहा है, ए कंज्यूम हो रहा है 3 मोल। और 3 का 1.5 यार 4.5 होता है, हर कोई जानता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और डी तो ए से बहुत ही आसान है। डी आप देखें तो डी, ए का क्या क्या बनेगा, 2 टाइम्स। क्योंकि ए एस टू डी का रेशियो कितना है, 2:4, यानी 1:2। तो अगर ए 3 मोल जा रहा है तो बी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा, 6 मोल बनेगा। वैसे आप डी को बी से भी देख सकते हो, क्योंकि बी और डी में तो 1:1 का रेशियो है। जरा ध्यान से देखो, बी इज टू डी में 1:1 का रेशियो है। क्यों 1:1 का रेशियो है, कैसे? क्योंकि 4:4 है, 1:1 है। तो बी कितना खर्च हो रहा है, 6, तो डी भी कितना बन जाएगा, 6। तो ये कितना बचा, ये बचा 2, ये हुआ 0, ये हुआ 4.5, ये हुआ 6। 204.56। एक बार आप देखिए सवाल को ध्यान से। ठीक, मैं फिर बता देता हूँ बेटा। हमारे पास ये 5 मोल था, ये 6 मोल था, तो हमें देखना था इसमें पहले कौन खत्म होगा।
तो ए के रेफरेंस में अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो ए और बी में 1:2 का रेशियो है। अगर ए 5 मोल जाएगा तो इसके लिए बी को 10 मोल होना पड़ेगा, लेकिन बी तो 6 मोल है, तो कैलकुलेशन ए के रेफरेंस में नहीं हो पाएगी। अब मैं बी के रेफरेंस में आता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए और बी में 1:2 का रेशियो है, तो बी जितना जाएगा ए उसका आधा जाएगा। अगर बी पूरा 6 कंज्यूम हो जाता है तो ए 3 कंज्यूम होगा, ए 5 है, ये रिएक्शन हो जाएगी और बी के रेफरेंस में कैलकुलेशन भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आएगी। तो ये 6 से बचेगा 0, इसमें से 3 गए तो क्या बचा, 5 से 2 बचा। ठीक है, अब प्रोडक्ट देखने हैं, तो प्रोडक्ट आप ए और बी दोनों के हिसाब से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने पहले सी आपको बताया था ए के हिसाब से, क्या कि ए और सी में मैंने बताया था, ए और सी में जो रिलेशन है 2:3 का यानी 1:1.5 का है, तो ए जितना जाएगा सी उसका 1.5 बनेगा। तो ए कितना कंज्यूम हो रहा है, 3, तो 3 का 1.5 टाइम्स कितना हो गया, 4.5। आप चाहें तो ये बी के रेफरेंस में भी कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि बी और सी में जो रेफरेंस है वो 4:3 का है। अब थोड़ा रेशियो टिपिकल होता है, तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख लो कि अगर 4 मोल बी होगा तो 3 मोल सी बनेगा, है ना। तो अगर 1 मोल बी होगा तो 3/4 मोल सी बनेगा, और अगर 6 मोल बी होगा तो 3 × 6/4, 3 × 6/4, तो यहाँ देखेंगे तो 2 2 4 2 3 6 9/2 यानी 4.5। देखो ये 4.5 है, हाँ या ना। और डी को देखना है तो डी ए का 2 टाइम्स होगा या बी जितना होगा, बी के बराबर होगा, तो 6 आ गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। काफी मैंने एग्जांपल कराए, अब वो देखते हैं कितने एग्जांपल में हो चुके हैं। काफी एग्जांपल हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एग्जाम्पल करा दिए मैंने। इन 13 एग्जाम्पल को घर पे जाके आप दोबारा रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड सवाल में जो अगली असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट नंबर 3, उसमें आपको इससे रिलेटेड सवाल दूंगा, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सवाल और करते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल क्या है कि जैसे रिएक्शन हो रही है 2H2 + O2, यही सिंपल रिएक्शन ले रहा हूँ, बन रहा है 2H2O, और H2 मैंने लिया 10 ग्राम, O2 लिया मैंने 64 ग्राम। तो वाटर का वेट आपको बताना है, आप ट्राई कीजिए जरा, फिर मैं 1 मिनट बाद आपको इसका आंसर बताता हूँ, ट्राई करो। चलो मैं बताता हूँ बेटा, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन जो आप करते हैं वो हमेशा मोल के टर्म में करते हैं, तो पहले आपको H2 के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ H2 निकालूं, कितना आएगा, 10/2 यानी 5 मोल्स। और मैं अगर यहाँ पर मोल्स ऑफ O2 निकालूं तो कितना आएगा, 64/32 यानी कितना आ गया, 2 मोल्स। ये आपका 5 मोल्स आ गया, ये आपका 2 मोल्स आ गया, है ना, 5 और 2। चलो 5 और 2 मोल्स आ गया। अब आ जाओ, अब यहाँ बात करते हैं। तो आप ये देखो कि टाइम टाइम t = 0 पर H2 कितना है, 5 मोल, और O2 कितना है, 2 मोल, और ये कितना है, 0। तो टाइम t पर अब जरा देखना ध्यान से, अगर H2 के 5 मोल कंज्यूम कराने हैं तो O2 के 2.5 होने चाहिए, है ना। तो H2 के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, तो O2 के हिसाब से आ जाओ।
अगर O2 का 1 मोल कंज्यूम कराना हो तो H2 के 2 मोल चाहिए होंगे, तो O2 के अगर 2 मोल कंज्यूम कराने हैं तो H2 के 4 मोल चाहिए होंगे। तो ये तो 2 में से 2 गया 0 बचा, ये 5 में से 4 गया तो 1 बचा। और H2 कितना बनेगा, O2 जितना कंज्यूम होगा उसका 2 टाइम्स, तो ये 4 बनेगा। हमें तो वेट ऑफ वाटर निकालना था, तो वाटर के मोल्स आ गए 4। तो आपके पास यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर आ गए, कितने आ गए, 4। ठीक है, जब मोल्स ऑफ वाटर 4 आ गए तो यहाँ से आप आराम से वेट निकाल सकते हैं। तो वेट कितना आ जाएगा इसका, हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना हो गया इसका, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका 18, तो वेट कितना आ गया 72। नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक आध क्लास का और बचा हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। आप जानते होंगे कि एसिड बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एसिड बेस की रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा याद रखिएगा, एसिड बेस के सवालों में जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम दो तरीके से टैकल करते हैं। यानी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका होता है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, और एक तरीका होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक चैप्टर है रेडॉक्स, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पढ़ेंगे। ये जो अप्रोच है, मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की जो अप्रोच है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे रेडॉक्स में। अभी मैं आपको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है मोल कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब जरा देखो, आपको पता है कि एसिड कौन होते हैं जो H प्लस देते हैं, और बेस कौन होते हैं जो OH माइनस देते हैं। वैसे ये तो बहुत पुरानी डेफिनेशन है, अब तो बहुत सारी नई नई डेफिनेशन आ गई हैं, वो हम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। अभी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि एसिड वो है जो H प्लस लिबरेट करते हैं, और बेस वो है जो OH माइनस लिबरेट करते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मोल कॉन्सेप्ट से सवाल अगर आपको करना है तो एक वही एक जो बेसिक बात है, एक तो रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो इसमें जो पहली बात क्या है कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, और दूसरी बात है रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है ना, एक तो रिएक्शन पता हो, दूसरी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। पहले इतनी बात नोट करो जल्दी से। ठीक, अब आओ, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको रिएक्शन थोड़ी समझाता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो मैं सबसे पहले बात करता हूँ HCl HCl और NaOH की, HCl वर्सेस NaOH। ठीक, जरा समझना बात को।
ठीक, HCl वर्सेस NaOH। अभी क्या होगा, जैसे HCl जब NaOH से रिएक्ट करता है तो सभी के दिमाग में रिएक्शन आ रही होगी कि सर यहाँ पर NaCl बन जाता है और साथ में वाटर बनता है। यहाँ पर HCl हमारा एसिड है और NaOH हमारा बेस है। हमें जानते हैं कि एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर NaCl क्या है, सॉल्ट। पर आओ देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। क्या होता है कि बेटा HCl पहले टूटता है किसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस में। और NaOH किसमें टूटता है, NaOH टूटता है Na प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, अब देखो भाई HCl ने एक H प्लस दिया, ठीक है ना, OH माइनस, NaOH ने एक OH माइनस दिया। अब देखो मैं इस रिएक्शन को ऐड करके लिखूंगा तो इस तरफ आएगा HCl प्लस NaOH, यहाँ पर क्या आएगा, Na प्लस और Cl माइनस मिल जाएंगे, क्या बनाएगा, NaCl। और एसिड के एक H प्लस के लिए यहाँ पर एक OH माइनस है, ये H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। ये रिएक्शन आ गई। यानी HCl ने एक H प्लस दिया, NaOH ने एक OH माइनस दिया, उन्होंने कंप्लीटली इसको क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। ये HCl वर्सेस NaOH की कहानी है। थोड़ा कॉपी करो इसको। यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है बेटा, क्योंकि HCl एक H प्लस देता है तो ये क्लास में बात डिस्कस हो चुकी है, तो HCl को हम क्या बोलेंगे, ये मोनोबेसिक एसिड है। ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है ना, नोट करेंगे। चलिए दूसरा हम देखते हैं। आइए दूसरी रिएक्शन में देखता हूँ H2SO4 वर्सेस NaOH की रिएक्शन। H2SO को क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। लिख देता हूं मैं, वैसे तो आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। आओ देखो H2SO4 जब भी डिसोशिएट होगा, ध्यान से देखना, H2SO4 जब भी डिसोशिएट होगा वो क्या देगा, दो H प्लस देगा, दो H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि H2SO4 आपका डाई बेसिक एसिड है। क्या है, डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कराता हूँ तो जरा ध्यान से बताओ, ये टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, पर क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली हो पाएगी। अब आप कह रहे होंगे सर क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है बेटा, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि H2SO4 दो H प्लस दे रहा है और NaOH केवल एक ही OH माइनस दे रहा है। तो अगर आप ये रिएक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके पास दो OH माइनस होने चाहिए, तभी तो दो H प्लस दो OH माइनस को परफेक्टली कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे। अब दो OH माइनस कब आएंगे, जब मैं दो NaOH दूंगा, दो NaOH, दो Na प्लस, दो OH माइनस। अब आप ये देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, H2SO4 प्लस टू NaOH गिव्स, ये टू Na प्लस और एक SO4 टू माइनस मिलेगा, क्या बन गया, Na2SO4, और टू H प्लस टू OH में क्या बना देगा, टू H2। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। बेसिकली मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करना बता रहा हूँ एसिड बेस की। ठीक है, तो यानी याद रखिएगा, एक H2SO4 के लिए दो NaOH चाहिए रहते हैं, एक H2SO4 के लिए दो NaOH चाहिए रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक H2SO4 दो H प्लस देगा और एक NaOH एक ही OH माइनस दे सकता है। तो कंप्लीटली बैलेंस करना है तो दो H प्लस के लिए दो OH माइनस चाहिए थे, तो NaOH तो एक ही देता है तो मैंने दो NaOH ले लिए। क्लियर हुई बात। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ता हूं मैं। देखो थर्ड देखो, जैसे अगर मैं H2SO4 वर्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर कराऊं, जरा देखना ध्यान से। यहाँ पर H2SO4 एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा, तो H2SO4 की रिएक्शन होगी तो क्या होगी, टू H प्लस प्लस SO4 टू माइनस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा किसमें टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस टू OH माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को मैं ऐड करके लिखूं, कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, देखो ये क्या बन गया, CaSO4, कैल्शियम टू प्लस SO4 टू माइनस, और साथ में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका दो H प्लस और दो H माइनस, क्या बन गया, टू H2O, टू H2 बन जाएगा ये। ठीक है, क्यों, यहाँ पर केवल एक ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि एक ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस दे रहा है ना। जैसे H2SO4 2 H प्लस देता है, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 2 OH माइनस दे रहा है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से ये रिएक्शन हो गई। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं HCl और NaOH की बात करूं तो ये रिएक्शन हमसे क्या कहती है, इसमें HCl और NaOH का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, 1:1। देखो जरा ध्यान से, है ना। अगली रिएक्शन में H2SO4 और NaOH का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1:2 है। उसी तरीके से इस रिएक्शन में जो H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है 1:1 है। इतनी बात समझ में आई, नोट करो उसको। ये फिर आखिरी बात और करते हैं, प्रैक्टिस इस पे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नोट करो पहले इसको बेटा, इसको बड़ा कर देता हूँ, नोट करो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूँ। एक चीज और देखो, अगर बात करूँ, एक दो तीन चौथी रिएक्शन की बात करता हूँ, ठीक, फोर्थ रिएक्शन की बात करता हूँ। अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूँ, अभी तक मैंने कौन कौन सी कराई, HCl NaOH H2SO4, ठीक। अब मैं कराना चाहता हूँ H3PO4 वर्सेस NaOH। हम लोग क्लास में H3PO4 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये ट्राई बेसिक एसिड होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है आपको? आई होप आपको बेटा याद आ गया होगा। तो H3PO4 जब भी टूटेगा तो ये क्या देगा, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं NaOH लूंगा तो NaOH क्या देगा, NaOH देगा Na प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर होगी बात। लेकिन H3PO4 कितने H प्लस दे रहा है, 3 H प्लस दे रहा है, क्योंकि ट्राई बेसिक एसिड होता है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया भी था कि ये क्या होता है, ये ट्राई बेसिक एसिड होता है। इसका नाम कैसे क्या है वो सब मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इसको कंप्लीट रेड करने के लिए 3 NaOH लेने पड़ेंगे, तो 3 Na प्लस 3 OH माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, कंबाइंड रिएक्शन क्या होगी, H3PO4 प्लस 3 NaOH, ये आपका क्या बन जाएगा, 3 Na प्लस और PO4 3 माइनस, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na3PO4, और साथ में क्या बन जाएगा, ये 3H2O। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि H3PO4 और NaOH का 1:3 का रेशियो रहेगा। 1:3 के रेशियो में ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, बस 2 रिएक्शन और बताऊंगा, फिर इस पे हम लोग प्रैक्टिस कल कर सकते हैं आराम से। अगर आप H3PO3 और वर्सेस NaOH की रिएक्शन देखें, तो आपको अगर याद आ रहा हो तो H3PO3 के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। इसका नाम क्या था, इसका नाम फॉस्फोरस एसिड हुआ करता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं नाम में लिखवा चुका हूँ, दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। और ये क्या होता था, ये डाई बेसिक एसिड होता था। कैसा होता था, डाई बेसिक एसिड, यानी H3PO3 जब डिसोशिएट होगा तो ये 2H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस देगा। और जब इसकी रिएक्शन में NaOH से कराऊंगा तो ये देगा Na प्लस प्लस OH माइनस। पर क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे इसके लिए 2 NaOH चाहिए होंगे।
क्योंकि दो H प्लस के लिए दो OH माइनस चाहिए होते हैं बेटा। अच्छा, ये रिएक्शन कंबाइन क्या हो जाएगी, H3PO3 प्लस 2NaOH गिव्स, ये हो जाएगा आपका Na2HPO3 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड और NaOH के बीच में आप यहाँ देखेंगे कि 1:2 का रेशियो होता है। नोट करो, एक लास्ट सेक्शन और करते हैं और फिर कल इसको दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ करके मैं इस पर सवाल कराता हूँ। ठीक है, एक लास्ट सेक्शन और करेंगे बस, और आप समझ ही गए होंगे कि लास्ट सेक्शन कौन सी करने वाला हूँ मैं लास्ट सेक्शन करने वाला हूँ वही इसका जो तीसरा भाई होता है, कौन, H3PO2 वर्सेस NaOH। H3PO2 क्या होता था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता था ना बेटा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये मोनोबेसिक एसिड होता था, ये मोनोबेसिक एसिड होता था। तो क्या होता था इसमें, H3PO2 gives H प्लस प्लस H2PO2 माइनस, है ना। अभी इसमें मैं अगर NaOH लूंगा तो मेरा एक NaOH से काम बन जाएगा, क्योंकि एक ही H प्लस आ रहा है ना बाहर। ठीक, अब ये बैलेंस आप करेंगे तो H3PO2 प्लस NaOH, ये क्या बनेगा, NaH2PO2 प्लस H2O, NaH2PO2 प्लस H2O। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर H3PO2 NaOH का 1:1 का रेशियो रहेगा। ठीक, इसको आप नोट करें जल्दी से, अगर आप इसको घर पे एक बार समझेंगे, मैं जब इस पर सवाल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो इसको फिर से दोबारा से ब्रीफ कर दूंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को 5 मिनट में मैं दोबारा ब्रीफ करूंगा, फिर इस पर क्या सवाल बन सकते हैं, क्या सवाल पूछे गए हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो तुम्हारा समझ में आएगा बेटा, जल्दी उतारो उसको। चलो बेटा, मैं आज के लिए यहीं खत्म कर रहा हूँ, कल ये जितना भी पढ़ाया है वो आप रिवाइज करके आइएगा और इसके आगे से कल शुरू करते हैं।